कि ये काफी है किसानों के लिए, उनको खुश करने के लिए? बेसिकली खुश करना और बैड करने में हम एज इकोनॉमिस्ट कभी भी बिलीव नहीं करता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। ये देखता है कि ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो रही है और किसानों का लॉन्ग टर्म में फायदा क्या हो रहा है। अब उसके लिए किसानों को ये इंसेंटिव देना था कि वो भाई ऐसी क्रॉप बोएं जिसमें उनका वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा हो, बजाय इसके से सिर्फ गेहूं और आलू और चावल वो मतलब उगाते रहें, जो कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाए और जो सड़े गोडाउनों में और जिसकी ओवर सप्लाई हो और गलत हो, जो कि आज की डेट में है। और बजाय उससे उनको कुछ ऐसी क्रॉप हो जैसे फिशरी सेक्टर है, जैसे और बहुत से सेक्टर हैं, एग्जॉटिक क्रॉप्स हैं, क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहां पे एक्सपोर्ट में एज वेल एज डोमेस्टिक में लंबा रियलाइजेशन है पर एकड़। उस तरफ गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी और उसमें गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव दे रही है और बजट में क्या एलोकेशन है उसका, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कितना सोचा गया इस बजट में, मैं उसमें इतना क्लियर नहीं हूं, बट मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा सोचा गया। ठीक है सर, आपको क्या लगता है एक हरियाणा प्रदेश को देखकर किस तरीके से किन सेक्टर पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए था? देखिए, हरियाणा एक बड़ा प्रॉस्पेरस और एग्रीकल्चर बेस्ड प्लस इंडस्ट्रियलाइज और बिजनेस ओरिएंटेड और बड़ा एंटरप्रेन्योर स्टेट है। इसी वजह से उसका शुमार टॉप 4-5 स्टेट्स में इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम और रिचेस्ट स्टेट है, 5 दो गोवा आज की डेट में रिचेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, और गुजरात और बाकी प्रदेश भी काफी तेजी से तरक्की किए हैं। तो हरियाणा की थोड़ी सी रैंकिंग जो है वो कम हो गई है रैंकिंग। तो उसमें हमें यही देखना है कि जो लोगों के अंदर इंटरप्राइज की, एक बिजनेस की, इंटरप्राइज की और मेहनत की जो क्षमता है, यहां के लोगों के अंदर इतना कैपेबिलिटी है, इतना उनके अंदर मतलब हिम्मत है और इतना वो मेहनत कर सकते हैं और इतना रिस्क ले सकते हैं, उसको हम कितना एक्सप्लॉइट करके इस कंट्री को, इस स्टेट को नंबर 1 बना सकते हैं जी। ये हमें देखना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम स्मॉल चीजों पे पॉलिटिकल कंसिडरेशन करके डिफरेंट सेक्टर्स में अपने को पॉलिटिकल कंसिडरेशन के हिसाब से ही काम करें। और आज की डेट में ये स्टेट ये एफोर्ड कर सकता है क्योंकि वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, खुशहाली, फील गुड फैक्टर, ये सब चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एक स्टेट को हैप्पीनेस इंडेक्स में, खुशहाली के इंडेक्स में और वेलफेयर के इंडेक्स में, तीनों में ऊपर जा सकते हैं जिससे हम। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब प्रदेश, किसी भी प्रदेश या देश के लिए बहुत जरूरी है कि उसका बेस जो है वो अच्छा हो, और बेस तभी अच्छा होगा जब लोग स्वस्थ होंगे और शिक्षित होंगे। अगर मैं यहाँ पर हेल्थ सेक्टर की बात करती हूँ तो हेल्थ सेक्टर के लिए 8,925.52 करोड़ रुपए का ये बजट जो है रखा गया है। इसको कैसे देखते हैं? बड़ा यहाँ पर राशि है जो कि यहाँ पर दी गई है एक हेल्थ सेक्टर को, तो कैसे असर पड़ेगा और क्या कुछ किस तरीके से देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर को? देखिए, हेल्थ सेक्टर में ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एक हिस्सा है। स्टेट हेल्थ पॉलिसी से ज्यादा नेशनल, बेसिकली इट शुड बी अ नेशनल सब्जेक्ट। इनफैक्ट स्टेट तो एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए और नेशनल हेल्थ में हमें यह श्योर करना चाहिए कि बेस्ट हेल्थ सर्विसेज हर आदमी को फ्री में मिले और कोई उससे वंचित ना रह जाए जो भी जरूरतमंद है। उसका बहुत आसान तरीका भी है एक, उसका तरीका यह है कि आप प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा उत्साहित करिए और एक ऐसा इंश्योरेंस, जो कि अभी किया है सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, कि वो चीज स्टेट में भी हो कि इंश्योरेंस लेवल से हर आदमी को कवर कर दें, ताकि गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट है कॉम्पिटिटिवनेस भी रहे, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो और टॉप क्लास के हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के साथ ज्यादा तादाद में हरियाणा के अंदर इस्टेब्लिश हो। और मोहल्ला क्लिनिक का भी सुविधा होनी चाहिए। ये मोहल्ला क्लिनिक सरकार अपने जिम्मे ले ले और जो टॉप क्लास के स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करे। और उसकी जो कॉस्ट बहुत हाई होती है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट। जब कॉस्ट बहुत हाई होती है उसके लिए फैक्टर यह है कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस ले, गरीबों का इंश्योरेंस जो है वो खुद सरकार पे करे और जिनकी इनकम ज्यादा है वो अपना खुद इंश्योरेंस लें, ताकि वक्त पड़ने पर किसी को ये ना हो कि यार हमारे पास पैसा नहीं है और हम हॉस्पिटल की जो बहुत ही जरूरी
सुविधाएं हैं और आवश्यकताएं हैं, उनको हम नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। इतनी सिक्योरिटी हर सिटीजन, हर रेजिडेंट ऑफ हरियाणा को होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। नेहा धवन हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। राजवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता हैं इनेलो के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर, हर खबर पर। आज बजट पेश हुआ है हरियाणा का, तो राजवंत जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, क्योंकि काफी देर तक सीएम मनोहर लाल बोले, उन्होंने बजट पेश किया, उन्होंने बताया क्या कुछ खास है और किस सेक्टर को क्या दिया गया है। विपक्ष की राय में लेना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष वहां पर बोलता हुआ नजर नहीं आया। अब आपके पास मौका है, सर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हरियाणा की दिशा, तो अगले साल के लिए जो पूरी दिशा तय की जाती है कि हम अगले साल किस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन ये बजट हर साल जिस हिसाब से पेश किया जाता है, उस बजट को एक अनोखा बजट बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन अभी किसी भी मुख्यमंत्री ने, अकेले मनोहर लाल जी की बात नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी कई बार बजट पेश कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो उसके पिछले बजट में हमने क्या वायदे किए थे, इतना लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया है, इतना लंबा समय लिया है, अगर वो एक आधा घंटा अगर वो अपनी पिछली उपलब्धियों के बारे में अगर बताते थे कि पिछले बजट में हमने ये हमने प्रावधान किए थे, हमने ये अपनी योजना लेके आए थे, उस योजनाओं को हम कहाँ तक सार्थक करने का प्रयास किया, कहाँ तक। राजन जी की आवाज बढ़ाइए। जी बोलिए। उन योजनाओं के बारे में जरूर बताएं, जैसे अभी बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात जो कर रहे थे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास, किसी भी व्यक्ति का विकास इलाके करते हैं। चिकित्सा शिक्षा अगर बेहतर बिजली पानी मूलभूत सुविधाओं में गिनती है, और अगर मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कह रहे थे शिक्षा के बारे में, और मैं भी शिक्षा व्यवस्था में तो चिकित्सा की अगर कहा जाता है, पिछले 3 साल से मैं सुनते आ रहा हूँ खुल जाए, ये अभी यही बात है कि गुड़गांव जाएगा, वो खुल जाएंगे चीज के बारे में नहीं बताया। अभी वो कह रहे थे 2000 हो गई, तो ये जो सीटें डॉक्टर्स आए हैं, वो डॉक्टर्स कहाँ पे लगे हैं, उनके बारे में नहीं बताया। तब तक कि तो हमारे जो पहले का हमने जो काम किया है उस के बारे में अगर चर्चा की जाए कि हमारी उपलब्धियां ये कि असल में क्या होता है कि विधानसभा में या जनता के बीच में अगर जाके उन उपलब्धियों को बताए तो एक अलग चीज है, जनता को पता चाहिए। मैं आज इस बजट की कोई कमी निकालने के लिए कोई भी अच्छा काम करेगा तो कोई भी अगर उसकी कमी भी निकाली जाती है, तो मैं कभी स्पेशल कमी निकालने के लिए नहीं बैठा है। अगर मुख्यमंत्री जी इस चीज के बारे में बताते कि हमने इसके बारे में डिटेल। ठीक है राजवंत जी, आपकी आवाज क्योंकि क्लियर नहीं आ रही है, आपके पास में आऊंगी। जी ठीक है, आपका ऑडियो हम ठीक कराते हैं। नेहा धवन जी के मैं पास जा रही हूँ। नेहा धवन जी, विपक्ष का कहना है कि सिर्फ भाषण है, बजट जो है वो काम का नहीं है। देखिए मोनिका जी, विपक्ष का तो काम ही है कुछ ना कुछ गलतियां निकालना, क्योंकि आजकल उनके पास में ऐसे विषयों की कमी है, उनके पास मुद्दे नहीं है बातचीत करने की, क्योंकि सरकार जो है वो हरियाणा राज्य में इतना विकास का काम कर रही है, इसलिए उन सबकी बोलती बंद है। आज इतने अच्छे बजट को देखते हुए भी अगर कुछ ना कुछ नहीं कहेंगे तो उनको विपक्ष कौन कहेगा। मुझे लगता है कि राजवंत जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश कर रहे थे और उनके वक्तव्य को सुना ही नहीं कि बजट में वो किस वर्ग के लिए और किस समाज के लिए और पूरे हरियाणा के समग्र विकास के लिए एक ऐसा बजट आज उन्होंने पेश किया है जिसकी हर कोई तारीफ करेगा, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग को इंक्लूड किया गया है। अंत्योदय की भावना को लेकर हरियाणा के
गरीब से गरीब लोगों के लिए बजट पेश किया गया है, जिनकी संख्या जो है वो गरीबी रेखा से कम के जो लोग हैं, जो जनता गरीब है और गरीबी रेखा से नीचे आती है, उनके लिए भी इस बजट में बहुत अच्छे प्रावधान हैं। चाहे वो दिव्यांग जन है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, उन सब के समग्र विकास के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ परियोजनाएं शामिल की गई हैं और अच्छा बजट पेश किया गया है। अगर राजवन जी ने और बाकी सबने अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी उन्होंने प्रस्तुत किया बजट वो सुना हो, तो इसमें हर सेक्शन में जो है परसेंटेज वृद्धि, बजट के अंदर वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछला वर्ष हम सब जानते हैं कि हमने कोरोना काल महामारी के समय एक वैश्विक महामारी को फेस किया और हम ही नहीं पूरा विश्व उससे जूझ रहा था। और जो फाइनेंशियल स्थिति हमारी राज्य की ही नहीं, पूरे देश की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व उससे जूझ रहा था। पिछले वर्ष के बजाय 2021-22 के बजट को देखते हुए इस बार 2022 और 23 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सेक्शन के अंदर बजट की वृद्धि की है, आपने सुना होगा किसी में 51% की वृद्धि है, किसी में 14% की वृद्धि है, किसी में 102% की वृद्धि उन्होंने बजट को पेश किया है। तो ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि हरियाणा राज्य के समग्र विकास के लिए, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो व्यवसाय की बात हो, व्यवसायियों की बात हो, और चाहे वो आम जन नागरिक की बात हो, इस बजट में हर वर्ग को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ है। क्योंकि निकाय चुनाव और जो पंचायत चुनाव है वो करीब है, तो उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, तो 200 करोड़ का बजट, क्या इसको मैं निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का असर मानूं? जो हरियाणा राज्य है वो ग्रामीण क्षेत्र उसमें ज्यादा है। तो जब गांव के विकास की बात आती है, पंचायती राज को इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल यूनिट बनाने की बात आती है, या गांव के विकास, गांव के लोगों के लिए जो है उनकी जो आमदनी है उसको बढ़ाने की बात आती है, तो बजट में उसको प्रावधान में लाना ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हम सबके लिए अच्छी बात है। और डिजिटलाइज करना, पंचायती राज के जितने भी यूनिट्स हैं, गांव में जितने भी यूनिट्स हैं, उनको डिजिटल माध्यम से सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ जोड़ना, ट्रांसपेरेंसी रखना, और क्या गांव में विकास हो रहा है उसको एक पथ के रूप में ट्रांसपेरेंट करते हुए गांव के एंट्री गेट पर ही लगाना, ये सब चीजें तो बहुत अच्छी बात है। साथ में निकाय चुनाव की अगर आप बात कर रहे हैं, या फिर हमारे जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव नजदीक हैं, तो देखिए विकास की जब हम बात करते हैं तो शहरों और ग्रामीण के विकास की बात तो आएगी, और बजट तो उसको इंक्लूड करना ये तो हम सबके लिए अच्छा है। अगर इंक्लूड नहीं करते तो एक प्रश्न बनता था।
सामने आपको बता दें तो बजट ब्रेकिंग आपके सामने, बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आई है सामने। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बजट के नाम पर धोखा दिया गया है जनता को, ये बजट नहीं सिर्फ और सिर्फ भाषण है। सीएम मनोहर लाल ने आज हरियाणा बजट 2022 से 23 पेश किया और इस बजट में कई घोषणाएं की, लेकिन विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये भाषणबाजी है। तो बजट कैसा रहा, क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं सीएम मनोहर लाल की तरफ से? 1,77,255.99 करोड़ का ये बजट है। इस बजट में क्या कुछ खास रहा, पहले सुनिए आप सीएम मनोहर लाल को। वर्ष 22-23 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। इस बजट परिव्यय में 61,057.36 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 1,16,198.63 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4% और 65.6% है। पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है। बजट अनुमान 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.70 करोड़ रुपए पर प्रक्षेपित है, जिनमें 73,727.50 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 12,205.36 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व, 8,925.98 करोड़ रुपए का केंद्रीय करों का हिस्सा और 11,565.86 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां 5,393.89 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन का भी सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के टीकाकरण। तो आपने सुना सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा। बजट, हरियाणा बजट 2022 से 23 पेश किया गया, कई घोषणाएं की गई, किस सेक्टर को क्या कुछ मिला है और कितना बजट किस सेक्टर को दिया गया है, ये बताया सीएम मनोहर लाल ने। तो वहीं इस दौरान विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष की तरफ से कहना है कि ये बजट नहीं भाषणबाजी है और बजट के नाम पर धोखा दिया गया है जनता को। तो बजट रास नहीं आया विपक्ष को और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि ये बजट भाषणबाजी है, सिर्फ बजट के नाम पर धोखा दिया गया है। फिलहाल मुख्य बातें बजट की आपको ये दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। छात्राओं के लिए परिवहन सेवा पर जोर दिया जाएगा। इसी के साथ भिवानी में खुलेगा महिला कॉलेज और इसी के साथ शिक्षा के लिए 20,250.75 करोड़ का बजट है। कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस होंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए जाएंगे और क्या कुछ खास है ये आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। किसी भी प्रदेश या देश का आधार होता है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपको दिखा रहे हैं किस सेक्टर को क्या कुछ मिला। तो काफी कुछ रहा इस बजट में। सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की है, लेकिन विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, एक बार फिर आपसे तारुफ करा देती हूं उनका। हमारे साथ नेहा धवन जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, रजवन डहीनवाल जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो के, राहुल गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि ये सिर्फ भाषणबाजी है और धोखा दिया गया है बजट के नाम पर जनता को। तो रजवन जी, आपसे मैं चाहूंगी, आखिर क्यों आपको धोखा लगता है? इतना बड़ा बजट जो है वो पेश किया गया,
हर सेक्टर को के लिए घोषणाएं की गई है। आपसे कुछ पॉइंट जानना चाहूंगी जिससे कि आपको लगता है कि धोखा है बजट के नाम पर। मैं आपको वही चीज में बता रहा था कि जिस प्रकार से, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ, मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा था कि किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी वर्ग के विकास के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें होती है वो शिक्षा होती है। चिकित्सा, शिक्षा जो मूलभूत में सड़क, रोड, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाओं में आता है। और उन मूलभूत सुविधाओं के बारे में अगर हम बात करें तो मैं पहले भी यही बता चुका। अच्छा, पिछले जो कोरोना का जो साल था, उस कोरोना के साल में जो सबसे बड़ी जो कमी महसूस हुई थी वो हमें चिकित्सा की महसूस हुई थी। और उसी चिकित्सा के ऊपर मैं बात कर रहा था कि हमारे जैसे मैं रेवाड़ी जिले से आता हूँ, तो हमारे यहाँ पे माद्रा शोराज में एक प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज था और मुख्यमंत्री सरकार या गठबंधन की सरकार कई बार कह चुकी है कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करेंगे। तो वो हर जिले में अगर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, तो रेवाड़ी जिले में जो प्रस्तावित था, जिसकी घोषणा भी कांग्रेस के राज में हो चुकी थी, वो अभी तक क्यों नहीं बन पाया? दूसरी चीज एक बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स का जो स्टाफ है अभी, ये आप कह रहे हैं कि पुराने काम नहीं हुआ है लेकिन नई घोषणाएं कर दी हैं। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि नई नई घोषणाएं ठीक कर है, मैं देते हैं, जवाब लेकिन जो लूंगी। पुराने काम है, अगर उन पुराने कामों को अगर किया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वही बार आपको हर बार यही कह रहा कि सरकार एक बार जो पिछले उन काम काज के बारे में बताए। अभी एक शिक्षा के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि कोई भी अगर हमारे सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है, तो हर बार शिक्षा के नाम पे एक अच्छा बजट पेश किया जाता है। उसके बावजूद भी क्या वजह है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, उनके जो ढांचा है वो प्रॉपर खड़ा क्यों नहीं हो रहा, वो खंडर में क्यों चल रहे हैं? उनकी अगर आप उन बिल्डिंग की हालात देख लेंगे तो वो बिल्डिंग की हालात देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि बजट केवल नाम मात्र का पेश किया जाता है, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। ये आरओई स्कूल, मॉडल स्कूल के पास, संस्कृति मॉडल स्कूल पर ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने आरओई स्कूल खोले थे और उन आरओई स्कूल के बारे में ये बताया था कि भाई आरओई स्कूल को हम इस हिसाब से प्रमोट करेंगे जहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र, जहाँ पे शिक्षा कम दी जाती है, जो गाँव में ऐसे गाँव में कहा जाता जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, उन टीचर्स की मांग को पूरी नहीं किया जा रहा। इतने साल हो गए उन टीचर्स को परमानेंट नहीं किया जा रहा, उनको भी ऐसे टेम्परेरी रखा जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। उन टीचर्स की समस्या आज ये है कि वो बच्चों को पढ़ाएं या अपनी नौकरी को सिक्योर करने के लिए एजुकेशन करें। असल में बात व्यवस्था की आती है, व्यवस्था परिवर्तन करने पर ध्यान नहीं देते कभी भी। ठीक है रजवन जी, मैं जवाब लूंगी नेहा जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राहुल गर्ग जी भी जुड़े हुए लगातार। राहुल जी, कैसा लगा आपको बजट? व्यापारियों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं सीएम मनोहर लाल की तरफ से, क्या लगता है? नमस्ते मैम। व्यापारियों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी इस बजट से, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं व्यापारी कोरोना के टाइम से बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो व्यापारियों को इतनी उम्मीद थी कि भाई क्या नाम है, जिस तरह मुद्रा लोन होते हैं, स्टार्टअप लोन होता है, जो स्टार्टअप में लोन दिया जाता है, उसी तरह व्यापारियों को सहायता के लिए कुछ फाइनेंशियल मदद की जाएगी। उस नाम पे बीजेपी ने इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। उसके साथ साथ देखे जाए, आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नंबर 1 पे है, महंगाई नंबर 1 पे है। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी 37.1% के हिसाब से आज हरियाणा में सर नंबर 1 पे है। महंगाई नंबर 1 पे है। छोटे उद्योग हरियाणा से खत्म हो चुके हैं, छोटे व्यापारी खत्म हो चुके हैं। उसका सिंपल रीजन है ओनली कोविड। आप एक चीज देखोगे, आप आंकड़े दूंगा मैं आपको, 11,678 का आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा डेथ रेशियो कोविड के टाइम में व्यापारियों की हुई है। सबसे ज्यादा डेथ किसानों की मानी जाती थी आज तक, और ये कोविड के बाद व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा डेथ करी है। उसके परिवार के लिए सरकार ने क्या किया? 1 रुपए का कोई सहायता उनको नहीं दी गई। कोविड के नाम पे केंद्र सरकार ने घोषणा तो कर दी 20 लाख करोड़ रुपए देंगे, लेकिन पूरे प्रदेश का एक व्यापारी दिखा दे हमें कि एक व्यापारी को भी सहायता उसकी मिली हुई हो। रिसेंटली में 2 महीने पहले भी इन्होंने कुछ एक घोषणा करी थी तकरीबन 967 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर 2 करोड़ से कम वाले जो लोन थे उसको राहत मिलनी थी। जब 20 लाख करोड़ की सहायता नहीं मिली तो 967 करोड़ की मिलनी कहां से थी? प्रदेश सरकार की तरफ से कोई व्यापारी को नहीं मिला, कोई छोटे उद्योगपतियों को नहीं मिला, कोई उद्योग को नहीं मिला। लघु उद्योग होते हैं जो गांव के अंदर चलते हैं, वो 65% बंद हो चुके हैं आज। बेरोजगारी बढ़ने का रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि व्यापार खत्म हो चुका है, ऑनलाइन व्यापार खा चुका है। कोविड करके सारा व्यापार खत्म हो गया। सरकार कर क्या रही है? 1 रुपए का सहायता किसी व्यापारी को नहीं देते हैं, 1 रुपए सहायता किसी छोटे उद्योग को नहीं देते हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योग की जब बात आती है उसको सारी सहायता भी मिलती है, सारी फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ नेहा जी से। नेहा जी,
आपने अभी तमाम बातें गिनवाई, आपने बताया कि किस तरीके से कितना खास और कितना अच्छा ये बजट रहा, लेकिन आपने सुना, अपने विपक्ष को भी सुना और एक व्यापारी को भी सुना। विपक्ष का कहना है कि जो पुराने काम थे वही नहीं हुए हैं, पुरानी बिल्डिंग्स का निर्माण ही कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये नए बिल्डिंग्स का निर्माण करने की बात कर रहे हैं, ये नए कामों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा। इसी के साथ व्यापारी का भी आपने सुना, व्यापारी पक्ष का कहना है कि यहाँ पर व्यापारियों के लिए कुछ भी खास नहीं है, व्यापारियों की कमर तो कोविड काल में ही टूट गई, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, और अब व्यापारी जो है वो खुद को लाचार महसूस कर रहा है। तो आप बताइए व्यापारियों के लिए क्या है, और विपक्ष के सवालों का भी जवाब दीजिए। पुराने काम अभी अधूरे हैं, लेकिन आपने नए कामों की घोषणाएं कर दी हैं। मोनिका जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी जो भी इस डिबेट को अभी सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि राहुल गर्ग मेरे छोटे भाई जो हैं वो पूरी तरह से व्यापारियों को यहाँ रिप्रेजेंट मेरे हिसाब से नहीं करते, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं जो कि विपक्ष में बैठी है। आप राहुल जी विपक्ष का जरूर यहाँ पर एक रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा के व्यापारी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन नहीं नेहा जी, देखिए एक व्यापारी अगर अपना पक्ष रखता है तो आप उसको किसी पार्टी से नहीं कह सकते हैं। मैं इनकी बात का जवाब दूंगी मोनिका जी, लेकिन मेरी बात कहने का भी अधिकार है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है राहुल जी, मैं जवाब ले रही हूँ। राहुल जी, मैं जवाब ले रही हूँ। मैंने कहा कि अगर आप पक्ष रख रहे हैं तो आपको किसी पार्टी से ना करें, ठीक है। नेहा जी बात पूरी कीजिए अपनी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह की बात अभी राहुल जी रख रहे थे, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो गरीबी की बात कर रहे थे, चाहे वो व्यापारियों के नुकसान की बात को लेकर बात कर रहे थे, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, आपकी उस पॉलिटिकल पार्टी भी हर साल बजट पेश करती थी, व्यापारियों के लिए क्या सोचा जाता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें सबसे पहली लाइन उन्होंने जो कही वो ये कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी 21,800 करोड़ रुपए के नए निवेश जो है वो व्यापार के अंदर हुए हैं। शायद आपने वो फिगर बहुत ध्यान से नहीं सुनी होगी। पिछले वित्तीय वर्ष में भी 21,800 करोड़ रुपए के नए निवेश जो है व्यापार के हरियाणा राज्य में हुए हैं, जिसकी वजह से हरियाणा का नाम पूरे देश भर में बहुत ही मान सम्मान के साथ लिया गया। व्यापार खत्म होने पे आ रहा है, आईएम की बुनियादी ढांचे की बात हो, डिजिटलाइज करने की बात हो, व्यापारियों को फिर से स्टेबल करने के लिए, क्योंकि नेहा जी ये बात तो आप भी मानती हैं, कोविड काल का बहुत बड़ा असर पड़ा है, चाहे वो सरकार पे हो, सरकारी राजस्व पर हो या फिर किसी भी वर्ग पर हो। व्यापारियों के साथ है और इनके लिए जितनी भी सुविधाएं मुहैया करा सकती है सरकार उनके साथ खड़ी है। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली लाइन और आखिरी लाइन बजट की ये थी कि ये जो बजट है इसमें कर की कोई भी राहुल गर्ग जी जनता के ऊपर बोझ ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, आप बोल लीजिएगा। नेहा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। नेहा जी, एक व्यापारी को स्टेबल करने के लिए कैसे ये बजट को आप देखती हैं, क्योंकि कोविड काल ने हर क्षेत्र पर असर डाला है, व्यापारी यही पूछ रहा है कि हमें स्टेबल कैसे करेगी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उद्योगों को लेकर जो भी बजट पेश किया है वो उसमें ये प्रावधान है कि जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, जो हमारे हस्तकरघा उद्योग हैं, स्वयं सहायता समूह है, चाहे वो एमएसएमई है, इनको लेकर विशेष तौर पर नीतियां बनाई गई हैं और उसके लिए जो अन्य सुविधाएं हैं वो आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। स्वयं सहायता समूह को लेकर, हस्तशिल्प उद्योग को लेकर या फिर जिला के अंदर व्यापार मेलों को और बढ़ाने के लिए जो हमारे कुटीर उद्योग हैं इनके लिए जिला स्तर पर व्यापार मेलों का और ज्यादा जो है प्रावधान बनाया जाएगा। और जो निवेश हरियाणा का आउटसाइड इंडिया होना है, विदेशों में होना है, उस पर भी दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है और इस वित्तीय वर्ष में भी हरियाणा राज्य का जो निवेश है वो बढ़ेगा। चाहे वो हम हैफेड की बात कर रहे थे, उसमें भी इस वर्ष हमें 5 करोड़ रुपए बाहर से हमने निर्यात किया है, तो व्यापार तो वृद्धि हो रही है। अगर आप इसको दोयम दृष्टि से देखेंगे, एक ही पक्ष को देखेंगे तो आपको जवाब मिलेगा राहुल जी जैसा। लेकिन अगर आप इसमें जो भी पॉजिटिव काम हो रहे हैं, चाहे वो हमारा पद्मा योजना के तहत एमएसएमई को जो बढ़ावा मिल रहा है, जो उनको वित्तीय सहायता मिल रही है, चाहे वो उनको अनुदान मिल रहा हो, सब्सिडी मिल रही हो और किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए उन्हें लोन मिल रहा है, ये सब कार्य भी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हो रहे हैं। हरियाणा से कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि मूव करने के कोशिश कर रही हैं और ऐसा है भी।
क्योंकि 75% जो मुद्दा है उसके बाद से लगातार जो कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि हम मूव करना चाहते हैं और नोएडा जाना चाहते हैं, और आप कह रही हैं कि निवेश को हम बढ़ावा दे रहे हैं। निवेश में बढ़ावा दे रहे हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको हरियाणा की गवर्नमेंट के पोर्टल पर आपको सारी कंपनीज की डिटेल मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी हमारी सरकार ने रखी है। विपक्ष कह रहा है कि पिछले जो कार्य है वो पूरे नहीं हुए हैं, नए कार्यों की आप बात कर रहे हैं, नई घोषणाएं आपने कर दी हैं। देखिए, जो काम चल रहे हैं उनकी घोषणाएं अगर हम इस बजट में उनको कंटिन्यू डिस्कशन में लाएंगे तो हम बजट नया क्या पेश कर रहे हैं, आऊंगी राहुल जी आपके पास, नई घोषणाएं होंगी। रजवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन रेवाड़ी में जहाँ तक बात थी मेडिकल कॉलेज बनने की बात, एक सेकंड नेहा जी को बात पूरी करने दीजिए। राजवंत जी रेवाड़ी में जो बात कर रहे थे कि हमारे वहां पर जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो बन रहा है, वो अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस चीज जो पिछले बजट में जिसको हमने घोषणा किया था वो अभी अंडर प्रोसेस, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी बात हम आज के बजट में क्यों करेंगे। आज के बजट में तो नई योजनाएं जनता के सामने प्रस्तुत की जाएंगी और ये जनता का बजट है, जनता के लिए है, और आम जन की इसमें जो है वो राय मशवरा किया गया था। पिछली बार भी 200 से ज्यादा आम नागरिकों को लेकर हमने बजट को उनसे डिस्कस किया था, और इस बार 2000 से ज्यादा आम जन नागरिकों को, जिसमें सीए भी थे, जिसमें एडवोकेट्स भी थे, जिसमें किसान भी थे, जिसमें महिलाएं भी थी, उनको लेकर हमने उनसे राय मशवरा करके ही ये आम बजट बनाया। रजन जी आऊंगे आपके पास, लेकिन एक मेरा और सवाल है नेहा जी से। नेहा जी, आपको क्योंकि प्रदेश की जनता देख रही है, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं इस बजट में, और बजट ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे 5 ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए जो कि आम जनता के लिए बेनिफिशियल है। आम जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि बजट भी इसीलिए पेश किया जाता है कि आम जनता को सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। जब हम परिवहन की बात करते हैं तो वो आमजन की सुरक्षा और आमजन के लिए सुविधा मुहैया कराने की बात होती है। हमारे यहाँ पर लोक निर्माण में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सड़कों के निर्माण के लिए घोषणाएं की हैं, ये भी आमजन की सुविधाओं के लिए है, क्योंकि सड़कों का इस्तेमाल आमजन नागरिक भी करता है और व्यापारी वर्ग भी करता है, शिक्षा के लिए भी वो यूज होते हैं। तो क्या वो आपको पॉइंट नहीं लगता कि वो आमजन के लिए है? दूसरी बात, महिलाओं के लिए कॉलेज खोलना है, क्या ये आपको आमजन के लिए, आमजन के विकास के लिए और उनके लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए नहीं लगता? ठीक है, महिलाओं के लिए परिवहन व्यवस्था मुहैया करना, की सुरक्षा के लिए कार्य करना, ये भी बजट में प्रावधान लिया गया है। खेल नर्सरियों का और ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने की बात कही गई है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने की और जो हमारे हेल्थ के सेक्टर में जो बहुत अच्छी योजनाओं को पेश किया गया है, आज बजट में वृद्धि के साथ, बजट के एक खास प्रतिशत वृद्धि के साथ में जो बजट पेश किया गया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड बातें हैं, और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, ये सभी आज इस बजट में इंक्लूड किया गया है। मोनिका जी, ठीक है। रजवन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल, मैं एक चीज बताना चाह रहा था इस चीज के बारे में कि आज के जो बजट में सरकार ने आज के जो बजट में जो सरकार ने जो 2,43,779 रुपए का कर्ज दिखाया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कर्ज है पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 1,70,000 करोड़ का कर्जा किया है। वो कर्ज कर तो लिया, लेकिन उस कर्ज का कहीं रिजल्ट तो आना चाहिए, कहीं धरातल पर। आप भी, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, और आम जनता को भी इस चीज के बारे में पता है, वो भी ये बार बार यही सवाल पूछना चाह रही है कि जब हरियाणा प्रदेश पर इतने भारी कर्जा हो गया है तो उस कर्जे का कहीं रिजल्ट तो आना चाहिए, धरातल पर कहीं सच्चाई तो नजर आए कि इतना कर्जा हुआ कैसे। इससे पहले 77,000 रुपए करोड़ का कर्जा था कांग्रेस सरकार में, और उसके बाद का जो कर्जा है वो खाली भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ कर्जा है, और धरातल पर कोई रिजल्ट आ नहीं रहा। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ कि सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। पुलिस विभाग में मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाह रहा था कि 74,910 पद स्वीकृत थे, और 74,910 में 50,729 पद तो भरे हुए हैं, और 24,181 पद खाली है। और अब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम 1000 महिलाओं की भर्ती करेंगे, 1000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करेंगे। ये क्या आज का जो हिसाब किताब चल रहा है, जो रोजाना महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस प्रकार से ठप हो रही है, क्या वो सफिशिएंट है? मतलब किसी भी हाल में ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में कोई ऐसा योगदान नहीं दिखा पा रहे जिससे ये माना जाए कि हाँ कानून व्यवस्था इससे ठीक हो जाएगी। एक चीज और है, ज्यादातर पुलिसकर्मी क्या होता है
वो कोर्ट कचहरियों में बिजी हो जाते हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। ये विपक्ष की बात कह देते हैं, बार बार विपक्ष ये कह देता है कि विपक्ष हल्ला मचाता है। जो व्यापारियों को भी लूटा जाता है, आम जनता को भी लूटा जाता है, और पुलिस खाली तमाशा देखती रहती है। क्यों? आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर में सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया। फेल है। एक चीज और बताना चाहूंगा, हाँ। आज हरियाणा की एक सबसे बड़ी समस्या है आवारा बेसहारा गोवंश के बारे में बात करते हैं। कभी सरकार हरियाणा में 60 गौशालाएं होती थी तो भी इतना गोवंश बाहर नहीं घूमता था। आज पता नहीं हरियाणा में लगभग 600 गौशालाएं हैं, उसके बावजूद ये जो आवारा बेसहारा गोवंश है ये लोगों को मारता फिर रहा है। लगभग 250 से ज्यादा मौत इनकी वजह से हो चुकी है। सरकार इनके बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पा रही जिससे कि इसको रोका जा सके। ठीक है, मैं लूंगी नेहा जी से जवाब। एक चीज और बताना चाहिए, एक कोरोना की बार बार बात चल रही थी। कोरोना में अगर व्यापारियों के साथ साथ हर वर्ग तो पीड़ित हुआ है, एक वर्ग और भी है जो हर समय समाज को न्याय दिलाने का काम करता है, आम जनता गरीब जनता को न्याय दिलाने का काम करता है, वो है वकील। और वकीलों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो वकीलों को हुआ है। एक बहुत बड़ा वर्ग इसका प्रतिनिधित्व भी करता है, जो हरियाणा की जनता को भी पता है कि क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो मेरा जहां मानना है वकीलों को हुआ है। क्यों? क्योंकि कोर्ट सबसे पहले बंद हुई है और सबसे लास्ट में खुली हुई है। कभी भी ये सरकार है वकीलों के हित के बारे में कभी भी नहीं सोचती, जबकि बात करते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग है, उस बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में भी सोचना चाहिए था। फैसला ले लेते, उनसे राय मशवरा तो कर लेते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में, उनके भले के बारे में नहीं सोचते। ये सरकार की एक बड़ी नाकामी सामने आई। ठीक है, मैं नेहा जी से इन सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन राहुल गर्ग लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी बोलिए। मैम, मैं नेहा जी से पूछना चाहता हूँ। नेहा जी ने बताया कि जैसे कि ना व्यापार मेला लगाएंगी सरकार, जो आज बजट में इन्होंने कहा है, तो उनसे ये पूछना चाहते हैं कि व्यापार मेला तो पहले भी लगा चुकी है सरकार, बेरोजगारी के लिए रोजगार दिलाने के लिए भी मेला लगा है, FDI के लिए भी एक बार मेला आप लोगों का कार्यक्रम हुआ था करनाल के अंदर पिछली सरकार के अंदर। आज तक सरकार ने ये उजागर नहीं किया कि जो बेरोजगार मेला लगाया गया था उस बेरोजगार मेला के ऊपर कितना खर्चा हुआ और उसके ब्याह पे कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। जो करनाल के अंदर FDI के लिए किया गया था, इतना बड़ा काम से बनाया गया, वहां पे फोरम से भी बुलाया करे, उस वक्त पे विपुल गोयल जी उद्योग मंत्री होते थे, अपने CM साहब खट्टर साहब भी थे पिछली सरकार के बाद। आज तक वहां का उसका भी आंकड़ा नहीं है कि भाई वो FDI में जो MU साइन हुए थे वो MU साइन होके कहाँ पे गए हैं। उसके बाद बात करें, मैडम जी ने, नेहा जी ने कहा था कि ना एक और लगेगा आउटसाइड उद्योग के लिए। जब हरियाणा के अंदर उद्योग तो चल नहीं पा रहे हैं, हरियाणा से उद्योग तो पलायन कर रहे हैं ना, पलायन में आएगा ना आउटसाइड में, तुम्हें वो तो इसमें नहीं आएगा ना कि हरियाणा के अंदर उद्योग लगेंगे। हरियाणा के उद्योग के लिए तो आप लोगों ने कुछ बताया नहीं कि क्या लगाएंगे, हरियाणा के अंदर क्या नया उद्योग आएगा, कि कैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है राहुल जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। नेहा जी जवाब दीजिए राहुल जी का, और ये भी जवाब दीजिए जो कि सवाल पूछे हैं रजवंत जी ने कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या किया है आपने, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके से यहाँ पर अच्छा है ये बजट। इसी के साथ उन्होंने गौवंश के लिए भी कहा है, हमारा पशुओं के लिए भी कहा है। जी मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी कि राजवंत जी बार बार उन विषयों को लेकर आ रहे हैं जिन विषयों को लगता है उन्होंने ध्यान से सुना नहीं है। उनको बजट सेशन जब प्रस्तुत हो रहा था तो ध्यान देकर सुनना चाहिए था। समय का अभाव है इसलिए थोड़ा जल्दी नेहा जी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी ये बताया कि 112 का जो 12 जुलाई 2021 को जो हेल्पलाइन की शुरुआत हुई थी, उस हेल्पलाइन से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 15 मिनट्स के अंदर सब जो है वो सहायता के लिए जो भी कॉलर कॉल करेगा, जो भी आपत्ति की स्थिति में है, जो भी मुसीबत में है, उसमें 15 मिनट में ही सभी एजेंसियां उस तक पहुंचने का कोशिश करेंगी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है नेहा जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल जी आपका भी, और रजवंत जी आपका भी, नेहा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हरियाणा बजट 2022 से 23 पेश किया गया। इस बजट में हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ ऐलान किए गए, घोषणा किए गए, लेकिन विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया। लगातार इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।